इस ई लेक्चर को देखने वाले और सुनने वाले सभी को मेरा नमस्कार। यह ई व्याख्यान दो भागों में विभाजित है, कीन्स प्रतिष्ठित सिद्धांत और कीन्स के विचार। आज का ये ई लेक्चर कीन्स प्रतिष्ठित सिद्धांत और कीन्स के विचार का पहला भाग है और इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से कीन्स के जीवन परिचय के रूप में और कीन्स द्वारा जो अर्थशास्त्र में योगदान दिया गया है और उनके द्वारा किए गए प्रकाशन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके दूसरे भाग में हम प्रतिष्ठित सिद्धांतों और प्रतिष्ठित सिद्धांतों के समर्थन के रूप में पहले पढ़ाए जाने वाले कीन्स द्वारा सिद्धांत और उसके बाद में 1930 की महान मंदी के बाद में विचार बदलने के बाद कीन्स की जो विचारधारा थी, कीन्स के द्वारा अर्थशास्त्र था, कीन्स का सिद्धांत था, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों द्वारा अर्थशास्त्र के स्वतंत्र विषय के रूप में आने के पश्चात प्रतिपादित किए गए थे और ये 1930 की महान मंदी तक विस्तृत रूप से चलते रहे और इनका ही बोलबाला रहा। यद्यपि मार्शल के आने के बाद नियो क्लासिकल यानी नव प्रतिष्ठित विचारधारा भी शामिल हुई और इसके साथ साथ कल्याणवादी विचारधारा भी आई, फिर भी मुख्य रूप से प्रतिष्ठित विचारधारा ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हावी रही थी। और प्रतिष्ठित सिद्धांत या प्रतिष्ठित विचारधारा और प्रतिष्ठित नियम जो कहते हैं वो कुछ खास बातों को मान्यताएं लेकर आगे बढ़ते हैं और उनमें जो खास बातें थी उनके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये कहते थे कि मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार तो कम से कम टैक्स लगाए और कम से कम खर्च करे और जो कुछ भी तय होता है वो सब बाजार की शक्तियाँ तय करती है, चाहे वस्तु की कीमत हो, सेवा की कीमत हो या फिर पूंजी मुद्रा या फिर मजदूरी तय करनी हो, सब कुछ बाजार की शक्तियाँ ही तय करती है। और यदि कभी असंतुलन की स्थिति होती है तो वो अल्पकालिक होती है, दीर्घकाल में सब कुछ सामान्य हो जाता है, सामान्य संतुलन की स्थिति पाई जाती है और पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। लेकिन कीन्स पहले तो इनके समर्थन में थे, उसके बाद 1930 की महान मंदी के बाद में कीन्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कीन्स के अपने विचारों के बारे में विस्तार से जाने उससे पहले हमें जानना होगा कि कीन्स का जीवन परिचय किस प्रकार से रहा या कीन्स ने जो विचार प्रतिपादित किए उन पर किसका प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जीवन परिचय के रूप में ये बताना चाहूँगा कि कीन्स का जन्म 5 जून 1883 को हार्वे रोड कैम्ब्रिज में हुआ था और इनका पूरा नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, JOHNMAYNARD KEYNES इनकी पूरी स्पेलिंग लिखी जाती है। चूँकि मैंने स्पेलिंग इसलिए बताई क्योंकि इनका पूरा नाम जॉन मेनार्ड कीन्स था और इनको लास्ट में उपाधि मिलती है। ये 1942 की बात है जब लॉर्ड कीन्स ऑफ लिल्टन की उपाधि जब इनको मिली, उसके बाद से इनका नाम लॉर्ड कीन्स के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में जॉन मेनार्ड कीन्स या लॉर्ड कीन्स के नाम से जाने जाते हैं और इनका नाम जो है वो कीन्स भी लिखा जाता है, कीन्स भी लिखा जाता है और केन्स भी लिखा जाता है हिंदी में, और इसका प्रोनाउंसिएशन कीन्स ही है। इनके पिता का नाम जॉन नेवाइल केन्स था और वे स्वयं एक अर्थशास्त्री रहे थे और तर्कशास्त्री रहे थे। यद्यपि शुरुआत के दौर में वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुल सचिव के रूप में कार्य भी किया और अर्थशास्त्री और तर्कशास्त्री के रूप में जाने जाते थे। और उनके परिवार के मित्र W.E. जॉनसन जो कि स्वयं तर्कशास्त्र के विद्वान थे, इनका भी असर या प्रभाव कीन्स के विचारों पर देखा जा सकता है। और एक विशेष बात जो देखने को आती है सामने वो ये है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में हमने सुना है, JS मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो स्वयं अर्थशास्त्री थे और उनके पिताजी
जेम्स स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल उनका नाम था, लेकिन जेम्स स्टुअर्ट मिल था। ये दोनों ही पिता पुत्र अर्थशास्त्री थे। अर्थात जेएस मिल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी पहचाना हुआ नाम है, परिचित नाम है, और उनके पिताजी भी अर्थशास्त्री थे। ठीक इसी तरह से जॉन मेनार्ड कीन्स भी अर्थशास्त्री थे और उनके पिताजी भी जॉन नेवल कीन्स भी अर्थशास्त्री थे और तर्कशास्त्री थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 19वीं सदी के जो दो बड़े अर्थशास्त्री में, इन दोनों में एक विशेषता पाई जाती है कि इनको परिवार से ही अर्थशास्त्र के बारे में जानने को, समझने को मिला था। और कीन्स की जो पारिवारिक स्थिति थी, उनके पिता स्वयं अर्थशास्त्री थे ही, साथ में उनके जो मित्र थे वो भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ज्ञाता थे और तर्कशास्त्री भी रहे थे। और कीन्स की माताजी स्वयं कैम्ब्रिज नगर की निगम की अध्यक्ष रही थी। कीन्स का जो लालन पालन है वो बड़े अच्छे से हुआ और अर्थशास्त्र के विषय के साथ ही, या अर्थशास्त्र की जो जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान के साथ ही उनका ज्ञान बढ़ता गया, क्योंकि इनका परिवार में ही अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 1902 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कीन्स ने प्रवेश लिया और ये मार्शल के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन मार्शल के प्रिय शिष्य के रूप में कीन्स को जाना जा सकता है। और मार्शल ने जो पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको कीन्स ने भली भांति पढ़ा और 20 वर्ष तक इसे पढ़ाया भी। कीन्स पर मार्शल का बहुत अधिक प्रभाव रहा था। हम ये कह सकते हैं कि 1905 में जब कीन्स ने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी, तो उसके बाद में वे 1906 में भारतीय सिविल सर्विसेज यानी इंडियन सिविल सर्विसेज ICS, जो एग्ज़ाम आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत, या भारत में सभी सेवाएं हैं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा ICS की मानी जाती है। और वो ICS की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा 1906 में कीन्स ने पास की थी और दूसरा स्थान प्राप्त किया था, यानी इनकी सेकंड रैंक थी। लेकिन मज़े की बात ये थी कि उनकी जो अंक थे वो अर्थशास्त्र में सबसे कम थे। तो इस पर उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि जो परीक्षक रहे हों उनका अर्थशास्त्र में ज्ञान कम था, इसलिए अदरवाइज़ मैंने तो मेरी पूरी मेहनत से अर्थशास्त्र का पेपर भी दूसरे पेपर की तरह ही दिया है, लेकिन मेरे अन्य विषयों की तुलना में सबसे कम अंक अर्थशास्त्र में है। तो मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरे पेपर में परीक्षा दी गई है उसमें कोई कमी नहीं है। हो सकता है अर्थशास्त्र की पुस्तक, उत्तर पुस्तिका जांचने वाले में हो सकता है उनकी ज्ञान में कोई कमी रही होगी, जिसके कारण से मुझे कम मार्क्स मिले। 1905 में उन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल कर ली थी। 1906 में उन्होंने ICS का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद 1906 से लेकर 1908 तक वे इंडियन ऑफिस में काम करते रहे। लेकिन इसके बाद उनको लगा कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में काम नहीं करना है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी तो कितने ही आए और कितने ही गए। और ये बाद के अर्थशास्त्रियों का और बाद के जो विचारक है उनका मानना भी है कि यदि कीन्स एक इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी ही बन के रह जाते तो उनको कोई नहीं जानते। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में कितने ही अधिकारी आए और कितने ही गए हैं, सबको कोई नहीं जानता है। कुछ जो विशेष काम कर गए हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन कीन्स का इंडियन सिविल सर्विसेज को छोड़ना और अर्थशास्त्र को पुनः पकड़कर उसे अपने जीवन में उतारना और उसका अध्ययन करना और अध्यापन कराना बहुत महत्वपूर्ण रहा। और आज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कीन्स का नाम बहुत ऊंचा स्थान है और बहुत ऊंचे दर्जे पर लिया जाता है। जिस तरह से कीन्स की पुस्तक जो है जनरल थ्योरी, जिसे शॉर्ट में जनरल थ्योरी कहते हैं और पूरा नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक को एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के समान माना जाता है। जिस तरह से वेल्थ ऑफ नेशंस का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्थान है, उसके बराबर का दर्जा
कीन्स की जनरल थ्योरी को भी दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि वो इंडियन सिविल सर्विसेज में ही रह जाते तो शायद उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन 1908 में मार्शल के कहने पर उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से अपना त्यागपत्र दे दिया और सीधे किंग्स कॉलेज में चले गए और फिर वहाँ पे कैम्ब्रिज लौट आए। फिर वहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और अध्यापन के क्षेत्र में जुड़ गए। कीन्स चूंकि मार्शल के प्रिय शिष्य थे, इसलिए उनकी विशेष अनुकंपा रही, अर्थात मार्शल ने कीन्स के प्रति एक विशेष प्रेम, विशेष जो आकर्षण है वो रहा। और कहा जाता है कि जब कीन्स को फेलोशिप मिल रही थी तो साथ में मार्शल भी उसके अलावा 200 पाउंड प्रति वर्ष अपनी ओर से फेलोशिप के रूप में देते थे। और इसी कारण से कीन्स मार्शल को बहुत पसंद करते थे और मार्शल के दिए सिद्धांतों पर आगे बढ़ते थे। यद्यपि प्रतिष्ठित सिद्धांतों और नव प्रतिष्ठित सिद्धांतों जिसमें मार्शल भी शामिल है, उन सभी को अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता था और कीन्स बड़े चाव से पढ़ाते थे और कीन्स बड़े बहुत ही अच्छे से उसका अध्ययन करके और सभी को बहुत तरीके से समझाते थे। 1930 की महान मंदी के बाद में उनका विचार बदल गया था। 1911 में कीन्स ने इकोनॉमिक जर्नल नाम की एक पत्रिका, जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उस समय की मानी हुई जर्नल थी, उसके संपादक बने और 1945 तक इसके संपादक रहे। उसके बाद रॉयल इकोनॉमिक सोसाइटी के मंत्री भी नियुक्त हुए। ये दोनों ही काम बड़े कुशलता से किया करते थे। 1915 में उन्होंने कॉलेज से छुट्टी ली और ब्रिटिश ट्रेजरी में राजकीय कोषागार में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और 1919 तक वे यानी कुल 4 वर्ष तक यहाँ पे कार्य करते गए। लेकिन 1919 में जब वर्साय की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सैल, तो उसके बाद से सरकार के साथ में उनके मतभेद हो गए और कटु मतभेद होने पर उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में पुनः अर्थशास्त्र के अध्यापन में जुट गए। वर्साय की संधि की आलोचना के रूप में उन्होंने 1919 में एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीस। और ये पुस्तक काफ़ी चर्चित रही थी उस समय, क्योंकि कीन्स ने 2 विश्व युद्ध देखे थे और उस समय जब इन विश्व युद्धों को देखने और जब वर्साय की संधि हुई उसको देखने के बाद में उन्होंने जो महसूस किया, उसके बाद इस पुस्तक में जो लिखा वह बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें थी और काफ़ी महत्वपूर्ण विचार थे। इस कारण से इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई और 11 अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ और इसके 5 संस्करण भी निकले। 1919 में कीन्स रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया, करेंसी एंड फाइनेंस और 1931 में प्रसिद्ध मैकमिलन समिति, जिसे मैकमिलन कमेटी ऑन फाइनेंस एंड इंडस्ट्री कहा जाता है, के सदस्य भी चुने गए और उसके बाद से वे इसमें काम करते गए और 1940 में कीन्स वित्त मंत्री की परामर्श परिषद के सदस्य भी बनाए गए। वे बैंक ऑफ इंग्लैंड के संचालक भी रहे हैं और 1942 में इनके अर्थशास्त्र के अध्यापन और इनके द्वारा ब्रिटिश ट्रेजरी में और रॉयल कमीशन में और मैकमिलन कमेटी में दिए गए अपने योगदान के कारण लॉर्ड कीन्स ऑफ लिल्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया और संसद का सदस्य भी रहे ये। और उसके नाते उन्होंने जो संसद में जो अपने वक्तव्य रखते थे, जो वाद विवाद करते थे, जो व्याख्यान देते थे, वो काफ़ी ऊंचे दर्जे के होते थे और काफ़ी महत्वपूर्ण विचार वो संसद में रखते थे। 23 मई को इसी दौरान 23 मई 1944 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में उनके द्वारा जो भाषण दिया गया था वो बहुत महत्वपूर्ण रहा और उस भाषण को कई जगह कोट किया गया है और जीवन भर उन्होंने अर्थशास्त्र को पढ़ाया, समझा, पढ़ा और अर्थशास्त्र से संबंधित सरकार के ट्रेजरी और
अनेक समितियों में काम भी किया, सांसद के रूप में भी कार्य किया और 62 वर्ष की उम्र में 21 अप्रैल 1946 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ जो इस स्लाइड में दिख रही है। वैसे हम एक ही रचना बार बार दोहराते हैं और जिस तरह से मैंने कहा कि वेल्थ ऑफ नेशंस का नाम लिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक इसी तरह से कीन्स की जनरल थ्योरी का नाम लिया जाता है। केवल हम जनरल थ्योरी के बारे में ही अधिक पढ़ते हैं, लेकिन इनके अलावा भी अनेक रचनाएं थी इनकी जिनको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जो 1913 में प्रकाशित हुई, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस जो 1919 में प्रकाशित हुई, ए ट्रीटाइज ऑन प्रोबेबिलिटी जो 1921 में प्रकाशित हुई, ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स जो 1923 में प्रकाशित हुई, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस्टर चर्चिल जो 1925 में प्रकाशित हुई, अ ट्रेटाइज ऑन मनी जो 1930 में प्रकाशित हुई, द मीन्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो 1933 में प्रकाशित हुई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में प्रकाशित हुई, जो 1930 की महान मंदी के बाद में जो परिस्थितियां थी उससे उबरने के लिए लिखी गई थी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और एक और लिखा था उन्होंने जो कि विश्व युद्ध जो हुए थे उनके बाद में, हाउ टू पे फॉर द वार जो 1949 में लिखी गई थी इनके द्वारा। इनके ऊपर मार्शल का जो कि इनके गुरुजी रहे हैं, माल्थस का जो कि थ्योरी ऑफ ग्लट्स यानी कि अति उत्पादन के सिद्धांत जो कि जनसंख्या के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और वणिकवाद के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यद्यपि इसके अलावा भी जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जेवंस, जॉनसन और अन्य जो उस समय के दार्शनिक रहे हैं, उस समय के विचारक रहे हैं, चाहे वो हॉब्सन हो, चाहे विक्सेल हो या अन्य अर्थशास्त्री जितने भी रहे हैं, उन सब का कीन्स के विचारों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और 1930 की महान मंदी ने कीन्स के विचार को ही बदल के रख दिया। अभी तक जो कि प्रतिष्ठित सिद्धांतों और मार्शल के सिद्धांतों को हूबहू लिए आगे बढ़ रहा था और उसके समर्थन में अपना पूरा योगदान दे रहा था, 1930 की महान मंदी ने सब कुछ बदल के रख दिया और कीन्स को एक महान विचारक के रूप में प्रस्तुत किया। और उनकी जो महान विचारक के रूप में प्रस्तुत करने की जो उदाहरण है वो है जनरल थ्योरी जो 1936 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक 6 भागों और 24 अध्यायों में विभक्त है। इसके जो 6 भाग है उसमें पहले भाग में 36 पृष्ठ है और इसमें 3 अध्याय है जिसमें विषय प्रवेश से संबंधित बातें लिखी हुई है, सामान्य सिद्धांत है, प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना है और प्रभावी मांग के बारे में बताया गया है। दूसरा भाग रोजगार, उत्पादन, आय और बचत के रूप में देखा गया है। ये 4 अध्यायों में विभक्त है और 50 पृष्ठ का है। तीसरा जो खंड है, तीसरा जो भाग है वह उपभोग की प्रवृत्ति से संबंधित है और ये 3 अध्यायों में 45 पृष्ठों में विभाजित है। और चौथा जो भाग है इस पुस्तक का, यह निवेश प्रेरणा से संबंधित है जो 120 पृष्ठ का है और 8 अध्यायों में बंटा हुआ है। 5वां खंड इस पुस्तक का द्रव्य, मजदूरी और मूल्य से संबंधित है जो कि 60 पृष्ठों का है और 3 अध्यायों में विभक्त है। और छठा और अंतिम भाग जनरल थ्योरी का 3 अध्यायों में बंटा हुआ है जो वणिकवाद, व्यापार चक्र और सामाजिक दर्शन की बात कहता है। आज इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम प्रतिष्ठित सिद्धांत और उनके विरोध में कीन्स द्वारा दी गए विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।